हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसका समरी मतलब कुछ बेसिक जो जो चैप्टर है, इतना जो बड़ा चैप्टर है उसको मैंने समराइज करके आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ग्लूकोज फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स, सेकंड केमिकल्स किस तरह से फूड्स में यूज़ होते हैं, एंड थर्ड क्लिनजिंग जो है जिसमें सोप एंड डिटर्जेंट है उनमें किस तरह से केमिकल्स का यूज़ होता है। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में मैं 3 पार्ट्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट था कि एंटासिड्स, सेकंड एंटीहिस्टाडीन एंड थर्ड न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। ये मेन 3 पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। 5 पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने थे। फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट मैंने लिया है इसमें, एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? कि ऐसे कोई भी केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स के को डिस्ट्रॉय करेंगे या उनके डेवलपमेंट को कम करेंगे, इनहिबिट करेंगे, या वो माइक्रोब्स अगर किसी तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हार्मफुल है हम लोगों की बॉडी के लिए, तो उनको इनहिबिट करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, डेफिनेशन देखिए एक बार। ड्रग्स दैट ट्रेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑन इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन। पैथोजेनिक एक्शन मतलब किसी भी तरह से कोई में माइक्रोब्स किसी तरह से कोई बीमारी फैलाता है, रोग फैलाता है, रोगाणु फैलाता है, तो उससे पैथोजेनिक एक्शन कहेंगे। तो पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग कहलाएंगे। फंजाइज, तो उनसे एंटी फंजाइज मतलब एंटी फंगल ड्रग्स बनेंगे। वायरस से एंटी वायरल एजेंट एंड अदर पैरासाइट्स के लिए यूज किया जाता है एंटी पैरासाइट ड्रग्स सेलेक्टिवली। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइप की ड्रग्स यूज की जाती है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? बहुत यूज करते हैं हम लोग। बहुत जरा किसी का बुखार हो जाए, फीवर में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। देखो एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कलेक्ट किया गया कोई केमिकल है। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट किया गया कोई ऐसा केमिकल जो किसी और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा, या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाएगा जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। समझे आप? वापस बोलता हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप्ड कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी नहीं, स्पेसिफिक ऐसा केमिकल जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को या उनकी ग्रोथ को किसी ना किसी तरह से रोकता है या कम करता है या डिस्ट्रॉय कर देता है उनके स्ट्रक्चर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हार्मफुल हम लोगों की बॉडी के लिए, तो ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पढ़ लीजिए। द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स। फंजाई मीन्स आप लोगों ने वो सांप की छितरी देखी होगी, वो एक तरह का फंजाई है। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड मोल्ड्स मतलब हो गया कि फफूंद लगना। आपने वो अचार वगैरह देखा हो तो उसके अंदर फफूंद लग जाती है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो इनसे किसी तरह से कोई भी केमिकल प्रोड्यूस हो, स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस हो दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग infectious disease in man or animal body called antibiotic। क्लियर? एंटीबायोटिक एक बार वापस बोल देता हूं कि ऐसा कोई भी केमिकल जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ है। हालांकि अब पूरी तरह से सिंथेसिस करने वाले हम लोगों ने सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियाज का, एंटीबायोटिक्स का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये वर्ड हालांकि डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है, पर फिर भी मैक्सिमम केसेस में ये बिल्कुल सही है कि ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया से या फंजाई से या मोल्ड से, और उनका यूज किया जाता है डिस्ट्रॉशन करने में या उनकी ग्रोथ रोकने में, किसकी? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हम लोगों के लिए, बॉडी के लिए नुकसान करते हैं, हार्मफुल है।
क्लियर है? आजकल मैंने जैसे बताया कि बहुत से सिंथेटिक जिनको लैब में सिंथेटाइज किया गया है, ऐसे एंटीबॉडीज भी, सॉरी एंटीबॉडीज गलत बोल गया, एंटीबायोटिक्स भी डेवलप कर लिए गए हैं। अब एंटीबॉडी वर्ड आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, एंटीबॉडी सबको पता होगा वैसे तो, आजकल कोरोना के अंदर इस तरह का नॉलेज स्टूडेंट्स का भी बढ़ गया है, पर एंटीबॉडीज का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह के स्पेसिफिक टाइप का आपके ऊपर बॉडी पर किसी वायरस का या बैक्टीरिया का हमला हुआ है, अटैक हुआ है, और उस अटैक से लड़ने के लिए बॉडी में ही इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हुआ, एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज जो कि किल करती हैं किनको, उन बैक्टीरिया को या फंगस को या वायरस को, उसने कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज तो अपने बॉडी में ही तैयार है, इसी तरह का प्रोटीन है जो कि नुकसान पहुंचाता है, इनहिबिट करता है किसे, वायरसेस को या बैक्टीरियाज को। कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहले मैंने लिखा है एंटीबैक्टीरियसिडिन, सिडल। सिडल का मतलब होता है किलिंग, ऐसा एजेंट जो किल करता है किसको, बैक्टीरियाज को। और नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक का मतलब जो इनहिबिट करता है, बैक्टीरियाज को इनहिबिट करता है, उनका जो स्पेसिफिक कोई केमिकल प्रोडक्शन करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है, रोकता है। बहुत तरह के हैं, जिनमें से कई नेम तो आप लोगों ने सुने हुए भी हैं, कई नेम आप लोग दवाइयों के रूप में लेते भी हैं। फर्स्ट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बहुत से वेरिएंट हैं और डिफरेंट कंपनीज पेनिसिलिन को डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट नेम से बेचती है ना, तो उनकी सेलिंग अलग अलग नेम से होती है। पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सेसिन। ऑफ्लॉक्सेसिन तो नेम सुना होगा, ऑफ्लॉक्सिन या ऑफ्लॉक्सेसिन, सिप्ला भी बनाती है इसे, हर तरह का कंपनीज इनको बनाती है, ऑफ्लॉक्सेसिन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक्स में सेफ्रोमाइसिन, नहीं इरिथ्रोमाइसिन, और टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। ये सभी बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स मैंने जरूर बनाई है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ये, और ये क्लोराम्फेनिकोल का स्ट्रक्चर है, क्लोराम्फेनिकोल, फेनिकोल। ये स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर काफी पहले से है ना, जब हम छोटी क्लासेस में थे, मतलब 9-10 में शायद मेरे को याद है कि इसका स्ट्रक्चर बुक्स में बना हुआ आता था। तो ठीक है, देख लीजिएगा इनका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इनके कुछ फंक्शंस की मैं बात करूंगा कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का यूज किस तरह के बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। तो यहां तक तो लिखिए, उनके एग्जाम्पल्स लिखता हूं, कंप्लीट करो यहां तक, मैं मिटा देता हूं इसे। एंटीबायोटिक्स में अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट है, बहुत से हैं जो में से कुछ मैंने यहां लिखे हैं। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के 6 डेरिवेटिव्स हैं। अभी मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बताया आपको पेनिसिलिन का, उसी में आर ग्रुप चेंज करके कुछ डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं पेनिसिलिन के लिए, जिनका यूज जैसे मैंने लिखे भी हैं, एम्पिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन। इनका यूज मेनली न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल या वायरल किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। और इस तरह के बैक्टीरिया को या वायरस के लिए इनका स्पेशल टाइप के जो वायरसेस होते हैं, इनके लिए यूज किया जाता है एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज मेनली ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस या न्यूमोनिया के लिए ट्रीटमेंट में किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भी वैसे तो लंग्स का इन्फेक्शन ही है, जो कि माइकोबैक्टीरिया और उसी तरह के कुछ जो उसी स्पीशीज की जो बैक्टीरिया हैं उनके कारण होता है, लेकिन ये लंग्स के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में भी हो सकता है, टीबी जिसे कहा जाता है। मेनिंजाइटिस मतलब दिमागी बुखार। मेनिंजाइटिस का मतलब ये है कि जो अपनी ब्रेन की जो लेयर्स हैं उनमें सूजन आ जाती है किसी ना किसी बैक्टीरिया के कारण, और वायरसेस के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। न्यूमोनिया मैंने बता ही दिया, लंग्स इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें टेट्रामाइसिन एंड ओमियोमाइसिन ये दो ड्रग्स हैं। टेट्रामाइसिन टाइफाइड, जो कि लीवर पर इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन,
तो लीवर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड, उसके लिए यूज किया जाता है। ओमियोमाइसिन का यूज किया जाता है, आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बोलते हैं ना आंख आ रही है उसमें पानी टपकने लगता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल जाता है, तो उस केसेस में उस तरह के बैक्टीरियाज में ओरियोमाइसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम अच्छी तरह से याद रखना, नेम तो खैर सभी के लर्न करने हैं, लेकिन क्लोराम्फेनिकॉल का यूज इसमें टाइफाइड में किया जाता है, मेनिंजाइटिस में किया जाता है और न्यूमोनिया में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, लेकिन मेन जो एंटीबायोटिक है जिनके क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनको मैंने यहां ले लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के बाद में एंटीसेप्टिक्स, इसे लिख लीजिए यहां तक। सेकंड लेता हूं मैं एंटीसेप्टिक, मिटा देता हूं इसे मैं। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। इनको अप्लाई किया जा सकता है लिविंग थिंग्स पर, लिविंग टिश्यूज पर, जैसे कोई कट लग गया है, कोई जख्म हो गया है और उस पर हम लोग एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक नाम बहुत सुनते हो तुम लोग, विको टर्मरिक, बोरोप्लस, ये एंटीसेप्टिक के नाम से तो बिकते ही है ना, क्रीम भी बिक रही है कि हाँ भाई सर्दियों में भी यूज करो और एंटीसेप्टिक भी है। तो लिविंग टिश्यूज पे इनका यूज किया जा सकता है, ऐसे केमिकल्स जो हम लोगों के लिए, बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है या बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे, ठीक है, उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहा जाता है। पढ़ लीजिए, केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and can be applied on living tissues such as cut, wound and diseased skin surface are called antiseptic। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखे हैं। फ्यूरासीन, इनके एंड में जनरली सीन और फ्लॉक्सीन ऐसा ही है ना, तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। सोफ्रोमाइसिन एक क्रीम होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है, स्किन पर लगाने के लिए। कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई लोगों के गालों पर भी हो जाता है, बॉडी के और पार्ट में भी हो जाता है, स्किन फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोजाइलिनॉल, स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, टर्पिनियोल, क्लोरोजाइलिनॉल, इसके स्ट्रक्चर सुन लेना, देख लेना। जाइलिन याद करना, मिथाइल होता है बेंजीन पे तो जाइलिन है, क्लोरीन भी है इसमें तो क्लोरो लगा दिया, और ऑल मतलब OH से ले लिया, तो इसका कॉमन नेम है क्लोरोजाइलिनॉल। IUPAC नेमिंग तो आप लोग बहुत अच्छी कर सकते हो। टर्पिनियोल एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है, नेचुरल कंपाउंड्स है, टर्पीन्स उनका ऑल है, टर्पीन का ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है टर्पिनियोल। क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल का यूज डिटॉल में किया जाता है, जो डिटॉल है जाना माना एंटीसेप्टिक, ये इन दोनों का ही मिक्सचर है, क्लोरोजाइनियोल एंड इसका टर्पिनियोल का। याद रखना है डिटॉल में होता है, डिटॉल, ठीक है। बायोथायोनल का स्ट्रक्चर मैंने बताया, थायो से तो आ ही गया, बाई इनका मतलब दो रिंग एक जैसी है, तो बायोथायोनल का यूज किया जाता है सोप में, साबुन में, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म भी यूज किया जाता है, जैसे कट वगैरह लग जाए तो आयोडोफॉर्म का भी यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। टिंचर, आयोडीन टिंचर का नेम सुना होगा, आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। नेक्स्ट है फिनॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 0.2% फिनॉल का, मतलब फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक का काम करता है, आंखों को धोया जाता है बोरिक पाउडर के डाइल्यूट सॉल्यूशन से, जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहां बनाई है, उनको लिख लीजिए। इन्हीं एंटीसेप्टिक को का थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है तो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। जैसे फिनॉल है, फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो डिसइंफेक्टेंट, मतलब किसी सरफेस को बैक्टीरिया फ्री करना हो तो वहां इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यहां तक कंप्लीट करो। मिटा देता हूं, आप लोगों को इसको लिखना है, अच्छी तरह ध्यान से लिखो। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट।
डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये भी वही हैं, ये मान लीजिए एंटीसेप्टिक की तरह ही है, बट एंटीसेप्टिक को अप्लाई कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है किसी लिविंग टिश्यू से, खुली सरफेस से, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को किसी और सरफेस को, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग पर इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। जैसे फिनाइल घर पे पोंछा मारते हैं ना फ्लोर पर, तो फ्लोर पे अगर जो पोंछा मारा जाता है वो भी फिनाइल का सॉल्यूशन ही है, लेकिन उसे हम लोग, है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने वाला, बट उसे हम लोग चोट पे अप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो हम लोगों के लिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ गए? तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि किसी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करना है, वो लिविंग सरफेस ना हो तब तो यूज करो खूब, तो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। लेकिन लिविंग थिंग कोई कट से, किसी खुली चोट से उन पर यूज किया जा सके, इतनी कॉन्सेंट्रेशन में हो, तो अब उसे हम लोग एंटीसेप्टिक बोल देंगे। पढ़ लीजिए, केमिकल सब्सटेंसेज दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो बिल्कुल सिंपल है ही, होना ही है, बट कैन नॉट बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, लिविंग टिश्यू अगर स्किन पे कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे आजकल तो वो हैंड सैनिटाइजर का खूब यूज हुआ भाई, इतना प्रोडक्शन हुआ कि लोगों ने क्या पता कौन कौन से अल्कोहल्स को यूज कर करके ना हैंड सैनिटाइजर बना दिया। बहुत प्रोडक्शन हुआ, पता नहीं वो यूजफुल है कि नहीं है। हाँ, तो एग्जांपल है 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था 0.2 वाला, तो वो तो एंटीसेप्टिक था, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। क्लोरीन सॉल्यूशन जो कि 0.2 ppm से 0.4 ppm तक होना चाहिए, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हेक्साक्लोरोफेन थाइमोल, ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। ये सोप में भी इसका यूज किया जाता है, हेक्साक्लोरोफिन का। और मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है, डाई भी, बहुत सी डाई भी डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। एजो डाई होती है कुछ, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं 4th पॉइंट। यहां तक आप लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी से लिखिए, मैं मिटा देता हूं इसे। मैंने एंटी मलेरियल भी यहीं लिख दिया है। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है? नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में जिसका यूज किया गया, ऐसे जो ड्रग्स हैं वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। सिनकोना ट्री, स्टार्टिंग में कुनैन निकाले गए था, एक्सट्रैक्ट किया गया था सिनकोना ट्री से, जिसमें था क्लोरोक्वीन, और ये हालांकि डेरिवेटिव है उसका। तो क्लोरोक्वीन सबसे बढ़िया एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसका डिमांड की थी अमेरिका ने। आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले ही जब ये बात आई थी कि क्लोरोक्वीन कोरोना पर या कोविड-19 पर जो है अच्छा खासा इफेक्ट करती है, इस डिजीज से पर अच्छा काम करती है, ऐसी बात आई थी। पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाई है। तो ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया हमें तो चाहिए, ये इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस मेडिसिन को फॉर्मेशन के लिए, मेडिसिन का प्रोडक्शन करता है इंडिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत मलेरिया बहुत होता है यहाँ पर, तो भाई हमें दो। हम लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, कैसे मना कर दोगे? हम लोगों को, आप लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएगी। तो फिर हम लोगों ने दे दिया, देखी जाएगी, देखेंगे टाइम पर। ऐसा कोई मतलब, ये तो गलत है ना यार, जोर जबरदस्ती करते हो। खैर, हम लोग जो ह्यूमैनिटी है उसकी मदद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती से अच्छा नहीं लगा। चलो छोड़ो, हम लोग बात आते हैं। ये है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर ये रहा। ये वैसे क्विनोन स्ट्रक्चर है, ये क्विनोलिन है, ये वाला स्ट्रक्चर क्विनोलिन का डेरिवेटिव होता है, मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा इसके बाद में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। लिख लीजिए यहां तक, फटाफट लिखो, इसे मिटाऊंगा मैं, अब मिटा ही देता हूं। नेक्स्ट टाइप की ड्रग है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, फीमेल में प्रेगनेंसी को किसी ना किसी तरीके से वो रोकते हैं। तो ऐसी ड्रग्स लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इन वुमेन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, और बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें खाने में यूज किया जाता है, ऐसी ड्रग्स की बात चल रही है यहाँ पे।
देखिए, फीमेल्स के दो सेक्स हार्मोन्स हैं जिन्हें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। उन्हीं के सिंथेटिक केमिकल डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के फॉर्म में, जो कि देखिए ये जो दोनों हार्मोन मैंने बताया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल सेक्सुअल प्रॉपर्टीज को, सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें डेवलप करते हैं और तैयार करते हैं फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए। बट ऐसे केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं जो कि इनसे मिलती जुलती केमिकल स्ट्रक्चर है। ये हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइड टाइप के हार्मोन्स हैं और ये इनहिबिट करेंगे इन जो हार्मोन्स हैं, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स पे जाके ये उनको इनहिबिट करते हैं, इन नेचुरल हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। होगा क्या, क्योंकि इन्हीं हार्मोन के कारण ओवरी में से ओव्यूलेशन होता है। ओवरी में से ओव्यूलेशन का मतलब है कि एक अंडा जो होगा वो ओवरी से बाहर निकलेगा और यूट्रस तक पहुंचेगा। तो ओवम कहा जाता है इसे। एग और ओवम में अंतर है। एग मतलब फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड जो होता है ओवम कहलाता है। तो ओवुलेशन के टाइम इन पर्टिकुलर हार्मोन्स के कारण ओवुलेशन में अंडा बाहर निकलेगा, अंडा तो मैं बोलूंगा ही, ओवम बाहर निकलेगा और फिर बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इन ड्रग्स के कारण ओवुलेशन होता ही नहीं है, अंडा निकलेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये एग्जांपल्स आप देख लीजिए। नॉर्थिंड्रोन भी इस तरह का स्ट्रक्चर है। वैसे ज्यादातर जो सेक्स हार्मोन है, चाहे मेल सेक्स हार्मोन हो चाहे फीमेल सेक्स हार्मोन हो, उनका काफी कुछ स्केलेटन तो ऐसा ही होता है, रिंग्स तो ऐसी ही होती हैं, इसी तरह की रिंग्स होती है, बस इनके कुछ ना कुछ ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं। तो नॉर्थिंड्रोन भी एक सेक्स हार्मोन तो नहीं कहूंगा, एक केमिकल है जो यूज किया जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के फॉर्म में। दूसरा है इथाइनिल एस्ट्राडायोल, ये भी है, बस यहां बेंजीन रिंग है, ये भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे का पॉइंट, सेकंड पार्ट आएगा। अब मैं ड्रग्स का पोर्शन तो यहां तक कंप्लीट करवा चुका हूं। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल्स इन फूड। ये पढ़ लिख लीजिए आप लोग, इसे फटाफट लिखो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, केमिकल इन फूड्स। ऐसा कोई भी केमिकल जो फूड को, खाने को या तो प्रिजर्व करता हो या उसमें कलर बढ़ा देता हो, उसकी अपील बढ़ा देता हो, है ना। कलर्स का बहुत यूज किया जाता है। रंग बिरंगी मिठाइयां जाके देखो आप हलवाई की दुकान पे, तो वो भी तो फूड कलर ही है। या उसके ऑर्डर को इंक्रीज करता हो, उसकी गंध को बढ़ाता हो या कम करता हो, जैसा भी है। या फिर उसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यूज को बढ़ाता हो, थोड़ा पौष्टिकता को बढ़ाता हो, तो ऐसा केमिकल जो कहलाता है वो इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें केवल हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे फूड्स में। फर्स्ट तो प्रिजर्वेटिव लेते हैं, फिर स्वीटनिंग एजेंट्स लेंगे और थर्ड लेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो फर्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। नाम से बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि जो केमिकल फूड को प्रिजर्व रख सकता हो, लंबे समय तक उसे बनाए रखता हो। वरना फूड में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, माइक्रोबियंस का डेवलपमेंट होगा, और वो जो होगा वो खाने को जो होगा वो भी उसको सड़ा देंगे, खिला देंगे, खराब कर देंगे, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग फूड आइटम, सब्जी वगैरह बनाते हैं गर्मियों के टाइम में, तो एक टाइम पीरियड के बाद में, जैसे रात को बनाया था तो सुबह तक वो खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आने लगती है। क्यों होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के कारण ऐसा होता है। क्योंकि गर्मियों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सुटेबल होता है। सर्दियों में ऐसा नहीं होता। सर्दियों में वो जो आपने सब्जी बनाई होगी किसी भी चीज़ की या किसी भी तरह का जो आइटम बनाया होगा, अच्छा जनरल आप ये भी सोचो कि जो लिक्विड आइटम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उनमें ऐसा नहीं होता। पानी को छोड़ दो, पानी में तो गंध इतनी जल्दी नहीं आती। पानी तो बहुत लंबे समय तक, हालांकि पानी में भी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, खुले पानी में आप छोड़ दो तो बैक्टीरियल डेवलपमेंट उसमें भी होगा, स्मेल नहीं आती, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जो स्मेल आती है ये किसी ना किसी तरह से जो फूड का आइटम है उसमें डिग्रेडेड होता है, इस कारण से उसकी स्मेल आती है।
तो प्रिजर्वेटिव्स में लिख लीजिए, तो ऐसा केमिकल का यूज करेंगे जो लंबे समय तक उसे बनाए रखेगा, सही रखेगा, बैक्टीरिया को जो डेवलप उसमें नहीं होने देगा। केमिकल्स विच आर एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबायल्स, माइक्रोबायल ग्रोथ या यीस्ट और मोल्ड मतलब उसमें जो फफूंद आती है, इन सबको इनसे उसे बचाता हो, वो कहलाएंगे प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव बहुत तरह के हैं। आप प्रिजर्वेटिव्स देखना, आप बॉटल्स आती है, जैम की बॉटल या कोई भी लिक्विड जूस वगैरह की बॉटल आती है, उसमें कंटेंट पढ़ो, आपको पता पड़ेगा कुछ केमिकल्स हैं, और उनमें से बहुत से केमिकल्स तो जो मैंने यहां लिखे हैं उनसे मिलते जुलते ही हैं। एग्जाम्पल, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। किसके लिए? जूस, जैम, जेली, पिकल्स, इनको प्रिजर्व करने का काम करता है। वेजिटेबल ऑयल तो लिखना भूल गए यहां पर, है ना, वो भी लिखता हूं अभी। वेजिटेबल ऑयल तुम याद करो, पिकल्स जो होती हैं, जो अचार होता है जो घर में बनाए जाते हैं या बाहर से भी आते हैं, उनमें वो बिल्कुल ऑयल में डूबे रहते हैं, उसमें ऑयल डाला जाता है। तुम लोगों ने अगर बनाया हो, तुम्हारी दादी ने या नानी ने कभी अचार बनाया हो, तो जनरली उसको जो बरनी होती थी, उसकी जो पॉट होता था, बड़ा सारा जो बर्तन होता है, उसको बिल्कुल ऑयल से डुबो के रखा जाता है मटेरियल को। अगर मटेरियल का कोई भी पार्ट ऑयल से बाहर भी होगा तो उसमें एक समय के बाद में फफूंद सी आने लगेगी। तो वेजिटेबल ऑयल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सॉल्ट भी, टेबल सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो चीनी का, जो शुगर का जो सॉल्यूशन है, वो भी प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, काम करता है। पैराबीन्स जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, किससे मिलके बने हैं? बेंजोएट मतलब एस्टर है। बेंजोइक एसिड के एस्टर, इसकी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्काइल, कोई भी एल्काइल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कई तरह के होते हैं। एल्काइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मेनली टोमेटो सॉस में यूज करता है ना, टोमेटो सॉस में यूज किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका यूज किया जाता है। बियर्स में, बियर जो होती है उसमें भी यूज किया जाता है। और सिरप वगैरह जो होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि वो खराब ना हो। नेक्स्ट है सॉर्बेट। सॉर्बेट का मतलब है सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट। सॉर्बिक एसिड है, सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट, इनका यूज किया जाता है मिल्क या चीज को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को और फिश को प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोपियोनेट्स। प्रोपियोनेट्स का मतलब है प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट्स नहीं, प्रोपेनोइक एसिड के एस्टर्स। यहां इथाइल या फिनाइल प्रोपियोनेट का यूज किया जाता है किसके प्रिजर्वेशन के लिए? जो बेकिंग आइटम है, बेकरी के आइटम है, बिस्किट्स वगैरह, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और है इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स का यूज किया जाता है जैसे मॉइस्चर वाले जो पार्ट, जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें मॉइस्चर से बचाना हो। मॉइस्चर से तो कैसे बचाओगे, बट उसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है कि वो लंबे समय तक बने रहें। तो ये तो हैं प्रिजर्वेटिव्स जो कि हमारे खाने को सुरक्षित रखते हैं, और हम उससे अगर हमारी बॉडी में भी चले जाएंगे तो हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाओगे और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, उससे तो अच्छा है ना कि कुछ केमिकल पार्ट्स जो है वो बॉडी में जाए। हालांकि तो इनसे बचना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते आज के टाइम में। आज के टाइम में आप बाहर से जो भी तैयार फूड लेके आते हो, वो सब प्रिजर्वेटिव उनमें होता ही होता है किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट लेते हैं, स्वीटनर की बात करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करते हैं। लिख लीजिए इसे, तो फटाफट लिखो। नेक्स्ट केमिकल फूड में है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ऐसे केमिकल्स जो कि शुगर की जगह यूज किए जा सकते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि फूड को स्वीट बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, फ्लेवर इंक्रीज करेंगे। कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिल्कुल सिंपल सा भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। देखो मीठा जो है, मिठाइयाँ
ये आप उनसे पूछो जिनके डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ वाले लोग, डायबिटिक लोग जो हैं वो मीठे से परहेज करना पड़ता है उन्हें, जबकि उन्हें इंटरेस्ट जो आता है, आप लोगों को मुझको नहीं आता होगा इतना, ठीक है मीठा खाने में, ठीक है रोज नहीं, आप लंबे टाइम तक उसे छोड़ो तब आपको पता पड़ेगा यार मीठा तो जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो स्वीटनर्स का यूज क्या है वो समझ लीजिए। केमिकल कंपाउंड्स विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड एंड इनहेंस इट्स फ्लेवर। ये तो मैंने बोल ही दिया है कि स्वीटनिंग इफेक्ट, ये तो पढ़ के बोलना पड़ता है ना एक बार, आप लोग इसको देख के तो लिखोगे, तो स्वीटनेस उसकी बढ़ा देता है कंपाउंड उसकी, ठीक है। और ये तो पढ़ लो, हाईली वैल्यूएबल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पीपल्स के लिए, क्योंकि भाई मीठा तो चाहिए ही ना। हाँ, एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक कैलोरीज, जो ये एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं, ये भी कैलोरी इनटेक कम हो, तो इसलिए मीठे की जगह है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं। अब बात यह है कि मीठा मतलब मीठे की जगह, गलत बोल गया मैं, शुगर की जगह, शुगर मतलब सुक्रोज की जगह इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सुक्रोज तो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, सुक्रोज डिसोशिएट होगा इसमें ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, कैलोरीज बढ़ाता है, अपने बॉडी में जमा होता जाएगा। मीठा जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं है ना, बहुत जिम में जाते हैं, उन लोगों को मीठा मना ही किया जाता है कि तुम मीठा ना खाओ, क्योंकि बॉडी में फिर फैट्स वगैरह या जो भी जमा होता होगा यार। तो बात चल रही थी कि स्वीटनर्स बॉडी में क्या एब्जॉर्ब नहीं होती है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ठीक है, मीठा का मीठा मिल गया और बॉडी को भी नुकसान उसने नहीं पहुंचाया, बॉडी को किसी भी तरीके से वो हार्मफुल नहीं होते हैं बॉडी के लिए। हाँ कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो स्वीटनर्स है जिनका यूज़ किया जाता है, मीठे हैं और जिनका यूज़ किया जाता है वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बॉडी में किसी भी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? अच्छा, काय में यूज़ करते हैं? पान मसाला में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, ठीक है, सुक्रोज भी यूज़ किया जाता है, मतलब जो चीनी होती है वो भी यूज़ किया जाता है, बट जो सस्ता कोल्ड ड्रिंक बनाना हो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, बहुत बढ़िया मीठे करते हैं, चीनी से तो बहुत अच्छा मीठा कर देते हैं। माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, टॉफीज में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सैकरीन सबसे पुराना स्वीटनर, मैं जब पैदा हुआ था उससे भी 100 साल पहले डिस्कवर किया गया था, तब से इसका यूज किया जा रहा है। ये मैंने जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं ये बताया है कि ये सुक्रोज से, चीनी से कितना गुना ज्यादा मीठा है, तो चीनी से 550 टाइम्स मीठा है। कहने का मतलब अगर आप घर पे हलवा बनाए और 550 ग्राम चीनी, आधा किलो चीनी अगर डाल के उसे मीठा करेंगे, अगर उस हलवे को अगर आप सैकरीन से बनाते तो केवल 1 ग्राम सैकरीन का यूज कर लें, वो उतना मीठा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, समझ गए होंगे। तो सबसे पुराना स्वीटनर है जिसका यूज किया जाता था, अब भी काफी यूज करते हैं, लेकिन उसकी जगह और भी स्वीटनर्स आ गए हैं जिनका यूज अब किया जा सकता है और कंपैरेटिवली सस्ते भी पड़ेंगे। नेक्स्ट है एस्पार्टेन। एस्पार्टेन है मीथाइल डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड किसका? एस्पार्टिक एसिड, एन टर्मिनल पे है एस्पार्टिक एसिड, यस एन टर्मिनल पे है एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट एस्पार्टाइल, और फिर है फिनाइल एलानिन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर, ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड का क्या है? मिथाइल एस्टर है। वापस सुन लेना, एस्पार्टिक एसिड एंड मिथाइल फिनाइल एलानिन का मिथाइल एस्टर है। 100 टाइम्स मीठा है सुक्रोज से, उसे 100 टाइम्स ज्यादा मीठा है। और ये खास बात है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं होता है, वोलेटाइल होता है। हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल क्या होता है? डिकम्पोज्ड भी हो जाता है। तो जहां खाना बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो हलवा तो गर्म किया जाता है, उसमें इसका यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सुक्रालोज। सुक्रालोज 600 टाइम्स ज्यादा मीठा है किससे? सुक्रोज से, चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा है।
और ये जो है सुक्रोज का ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है। क्या है? ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ठीक है, और ये मैंने क्या बताया? एस्पार्टेन के लिए बता ही दिया, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। ठीक है, ये भी ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। केवल यही है जो कुकिंग टेम्परेचर पे, एस्पार्टेम ही है, एस्पार्टेम ही कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, वरना तो और सभी इस टेम्परेचर पे स्टेबल है। तो सुक्रालोज को यूज खूब किया जाता है। नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर है। स्वीटनर है किससे? सुक्रोज से, है ना। 200 गुना का, 2000 गुना का मतलब क्या हुआ? अभी बताया था ना मैंने कि पूरे घर वालों का, पूरे आसपास के लोगों के लिए हलवा बनाना है तुम्हें, है ना। 2 किलो चीनी का यूज करोगे, 2 किलो चीनी का मतलब 2000 ग्राम चीनी का यूज करोगे, उसकी जगह आप 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम एस्पार्टेम का यूज करो, एलिटेम का यूज करो। एलिटेम का यूज करोगे तो बढ़िया मीठा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका यूज किया नहीं जाता है क्योंकि मीठे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना डालें तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। सुक्रालोज का यूज बहुत किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल, इसका टेस्ट जो है वो सुक्रोज की तरह ही आता है। सुक्रालोज का टेस्ट बिल्कुल सेम जैसा कि सुक्रोज का आता है, वैसा का वैसा टेस्ट आता है। ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, एंटीऑक्सीडेंट। लिखो इसे, तो कंप्लीट करो, फटाफट लिख लो, मिटाऊंगा मैं इसे। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने वाले, बचाने वाले। तो ये वो सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन के रेट को, फूड आइटम्स के, फूड मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं। जैसे बेकरीज में वो आता है पिज्जा या बर्गर, तो वो तो पाउच में बंधा हुआ आता है और काफी दिनों तक रह जाता है, वो फ्रिज में पटके रखते हैं और तुम आते हो, मांगते हो और वो तुम्हें दे देते हैं, है ना। तो वो उन पर एंटीऑक्सीडेंट होता है, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, एयर से जो ऑक्सीजन है उनसे रिएक्शन करके उनका डिकम्पोजिशन ना हो। क्योंकि जो फूड आइटम्स होंगे, फूड पार्टिकल्स होंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो होंगे ही, उनका ऑक्सीडेशन होगा तो उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो सड़ने लगेंगे। केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही नहीं, ऑक्सीजन से भी तो बचाना होता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ऑक्सीजन का कंजप्शन करेंगे। तो कुल मिला के हमें ऑक्सीडेशन से उन्हें बचाना है, तो हम यूज करते हैं किनका? एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं BHT एंड BHA। अब नेम तो क्या है देख लेना, 2,6 डाइटर्शियल ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन। वैसे पैराक्रीसॉल है, पैराक्रीसॉल में ऑर्थो पोजीशन पे टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये ऑक्सीडेंट का काम करता है। नेक्स्ट है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। एनिसॉल समझते हैं ना, OCH3 एनिसॉल है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप है और उस पे ब्यूटाइल, टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये तो था फूड इन केमिकल इन फूड्स। अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट की एंड सोप की, क्लीनिंग मटेरियल्स की। केमिकल्स जो है वो क्लीनिंग में किस तरह से यूज आते हैं, लिखो यहां तक। नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड पॉइंट, आप लिख लीजिए, मिटा देता हूं मैं इसे। अब इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट है क्लींजिंग एजेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। अब क्लींजिंग एजेंट जो साफ सफाई में यूज किया जाता है वो समझ ही गए होंगे आप लोग। सोप कुछ और नहीं है, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट हैं किसी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। फैटी एसिड्स आपको लिपिड्स का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया नहीं है, बट लिपिड्स का अंदर मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सोप में आएंगे। लिपिड्स हैं क्या? लिपिड्स हैं ग्लिसरीन के
एस्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़े हुए एस्टर्स हैं। तो ऐसे ही सोप जो हैं वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन कंटेनिंग फैटी एसिड्स के। जैसे सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो मैंने बता ही दिया। और वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे हैं जिनमें से मैंने तो 4 ही लिखे हैं। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, टोटल मिला के 16 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो लिपिड्स में यूज होते हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज होते हैं। और इसमें ये एल्काइल चेन, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक बिल्कुल बड़ी सी चेन होगी, और ये जो एल्काइल चेन है उसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, 15 इसमें और 1 इसमें हो गए, तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 15 कार्बन की स्ट्रेट चेन है एल्केन वाली, एल्काइल वाली, और कार्बोक्सिलिक एसिड है पाल्मिटिक एसिड। नेक्स्ट है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में 17 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, सैचुरेटेड चेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से बॉन्डेड है। नेक्स्ट है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, और उसकी पोजीशन भी ठीक है, उसकी पोजीशन शायद सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे होता है, थर्ड पोजीशन पे होता है, वो देख के बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है उस चीज की, छोड़ो। एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। नेक्स्ट लिनोलिक एसिड है। लिनोलिक एसिड में 2 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, इसी कारण से इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा। कुल मिला के ओलिक एसिड तो ऑयल से मिलता है, याद करो, इसी के बेसिस पे एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता था, ओलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड, ये सभी फैटी एसिड्स हैं। इसके अलावा भी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि इसके ग्लाइसिन के साथ में, ग्लाइसिन नहीं, ग्लिसरॉल के साथ में एस्टर के बॉन्ड बना के रहते हैं। क्लियर है? सैपोनिफिकेशन मेथड है क्या? एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस सैपोनिफिकेशन होता है, मैंने आपको बताया था। एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस सॉल्ट बनेगा। तो वही है, देखो ये ग्लाइसिन है, यहां पर OH 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 होता मतलब ऐसा, तो ग्लाइसिन ग्लिसरीन, सॉरी ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहा जाता है, ग्लाइसिन नहीं, वो मेरे मुंह से निकल रहा है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से पढ़ा है कुछ दिनों पहले, इसलिए ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप हैं, और उन OH ग्रुप की किसी रिएक्शन किसी एसिड से हो रखी हो तो एस्टर बनेंगे, तो ये ट्राई एस्टर है। स्टेरिक एसिड से रिएक्शन करवा रखी है, स्टेरिक एसिड का एस्टर बना रखा है, तो ये हो गया ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। फैट है ये। लिपिड्स में भी ऐसा ही होता है, सेम भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है ना, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं वैसे। तो इनकी रिएक्शन NaOH से की गई, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सपोनिफिकेशन, साबुन बना। अब साबुन किस तरीके से कपड़ों से मैल निकाल देता है, तो उसका आइडिया तो आप लोगों को होगा ही, आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है, किस तरह से मिशेल्स बनते हैं और वो पार्टिकल्स को लेकर अलग हो जाते हैं। ये तो आप लोगों को ध्यान ही होना चाहिए कि सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में किस तरह से वर्क नहीं कर पाते, ये भी आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया सोप होते क्या हैं, मिशेल से इनके बनते हैं, वो आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा। हाँ, एग्जाम्पल टॉयलेट सोप। अब टॉयलेट सोप क्या है? थोड़ा बेकार ग्रेड का ऑयल यूज कर लेते हैं जब उन्हें बनाया जाता है। भाई ऑयल तो बनाते ही हैं, सोप बनाने का मेथड क्या है? ऑयल में कास्टिक सोडा डाल के, कुछ फ्लेवर डाल के, कुछ कलरफुल डाल के कंपाउंड्स को, और बना दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस करके, गर्म करके, है ना, सोप बन जाता है। लेकिन टॉयलेट सोप में थोड़ा लो ग्रेड का वेजिटेबल ऑयल्स इनका यूज कर लिया जाता है, इंजन ऑयल्स का भी यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप, याद आया वो ऐड? आर पार दिखता है उसमें, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो बनाना हो तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सोप बनाना हो तो सोप को इथाइल अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल डाला जाता है, फिर उसे इवेपोरेट करते हैं, जितना भी सॉल्वेंट है उसे इवेपोरेट करते हैं, तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का सोप बन जाता है। ठीक है, मेडिकेटेड सोप। अब मेडिकेटेड सोप चाहिए तो जिस तरह का मेडिसिन, कुछ मेडिसिन यूज कर लो, नीम का, आजकल तो नीम सोप आता है ना, तो उसमें नीम के पत्तों का रस डाल देते हैं, जूस डाल देते हैं। बाइथियोल जो आपको बताया था, जो कि एंटीसेप्टिक है,
उसका भी यूज़ किया जाता है सोप में। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये IIT JEE मेन में। तो बाईथाइओल भी एक तरह से है ना, बाईथीनियोल का यूज़ किया जाता है मेडिकेटेड सोप्स के अंदर, एंटीसेप्टिक होता है बाईथीनियोल। शेविंग सोप, शेविंग क्रीम्स होती हैं, शेविंग सोप ही है वो भी, तो उसमें क्या होता है, वो तो ड्राइनेस जल्दी नहीं होना चाहिए, शेव करते टाइम तुरंत ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या डाल दिया जाता है, ग्लिसरीन का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, और कुछ रेजिन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्किन के लिए ठीक होते हैं, है ना। शेविंग लॉन्ड्री सोप में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कर लिया जाता है, और सोप तो होंगे साथ में कुछ रेजिन्स मिला दिए जाते हैं, कुछ और कंपोनेंट मिला दिए जाते हैं, कुछ फ्लेवर मिला दिया जाता है, डिओड्रेंट मिला दिया जाता है, तो सोप तैयार हो जाता है। तो जैसा चाहे वैसे कलर वाला सोप चाहिए, बादाम का या गुलाब का, सब में गुलाब कुछ नहीं होता, वो सभी का सभी जो होता है कलर्स होते हैं, ठीक है। और तुम्हें अगर नीम की स्मेल आती है तो नीम थोड़ी ना डाला गया होगा इतना ज़्यादा अमाउंट में, खराब हो जाएगा, तो उसमें फ्लेवर डाल देते हैं उसके अमाउंट। तो इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ तो बनाया ही जाता है थोड़ा बहुत, जिसमें ना वो बादाम डाल देते हैं और सोप में है ना वो बादाम का सा थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता है ना, तो वो सभी कलर्स होते हैं। तो ये तो है सोप। इसके बाद पढ़ते हैं डिटर्जेंट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, वो थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड के या अमोनियम के सॉल्ट होंगे। चलो इसको तो लिख लो आप, मिटा देता हूं इसे। एक बात बताना रह गया, जो नहाने के जो साबुन होते हैं जनरली वो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए सॉफ्ट होते हैं, और जो कपड़े धोने के लिए जो लॉन्ड्री सोप होते हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, वो सोडियम सॉल्ट होते हैं, हाँ फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटर्जेंट। लिखता हूं मैं डिटर्जेंट को, आप यहां तक लिखो, मैं डिटर्जेंट लिखता हूं। हाँ मैं थोड़ा सा वर्क ऑफ सोप भी आप लोगों को बता दूं कि साबुन साफ कैसे करता है। देखो जनरली हम लोगों की बॉडी पे या कपड़ों पे मैक्सिमम केसेस में जो होगा वो धूल, गंदगी और ऑयल इस तरह का पार्ट होगा। भाई मैं इंसान हूँ तो अपना मुंह धोऊंगा, है ना, तो चेहरे पर डस्ट वगैरह तो है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ और पार्टिकल्स हैं जो अंदर से बॉडी में से स्किन में से कुछ ऑयल जैसा कुछ पोर्शन निकलेगा, बिल्कुल सारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही है, या कपड़ों पे कभी ग्रीस लग गया या कुछ ऑर्गेनिक, ये कपड़ों पे हाथ जो पहुंच दिए गए, ये मैक्सिमम केसेस में जो ऑयली पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट ही है। अब ये ऑर्गेनिक पार्ट पानी में तो डिसॉल्व होगा नहीं, आप मुंह धोते रहो, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है चेहरे पर या बॉडी पर या कपड़ों पर उसे निकालना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, साबुन लगाया या चेहरे को धोया फेस वॉश से, या साबुन ही है, फेस वॉश भी एक तरह का सोप ही तो है, तो इससे हम इसका यूज किया। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे मान लीजिए स्किन पर या कपड़ों पर कोई ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ग्रीस ही है, ठीक है। अब ग्रीस तो ऑर्गेनिक पार्ट है ना, और तुम्हें पता है कि ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने जो ये यूज किया, क्या, सोप, सोडियम सोप लिया, थोड़ा सस्ता आएगा, पोटेशियम सोप लिया, थोड़ा महंगा आएगा, है ना। तो मैंने ये सोडियम सोप लिया, तो ये क्या कर लेता है, ये चारों तरफ से ये जो इनऑर्गेनिक एल्काइल पार्ट है, ये बड़ी सी चेन आपको दिखाई दे रही है, अभी बताया था पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इनके साथ में एड्सॉर्प्शन कर लेगा। तो यहां हंड्रेड्स ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये चेन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, तो यहां एड्सॉर्ब हो जाएंगे, है ना। ज्यादा जिगजैग कर दिया मैंने, पर इसको बनाना भी तो है। यहां COO माइनस, और बनाऊंगा मैं तो पूरा बनाऊंगा, है ना, मैंने तो हंड्रेड्स ऑफ बोले हैं। ये रहा ये ऑर्गेनिक पार्ट, ये इनऑर्गेनिक पार्ट, सोडियम सॉल्ट, सोडियम आयन, ये C डबल बॉन्ड OO माइनस, ठीक है।
अब ये बड़ा ही हैवी मॉलिक्यूल टाइप का, मॉलिक्यूल तो नहीं बोलूंगा, बट यहां पर मैंने क्या किया कहा है कि इस ऑर्गेनिक पार्ट में ऑर्गेनिक पार्ट का एड्सॉर्प्शन हुआ है, एड्सॉर्प्शन, और ये एक हैवी बॉडी बन गई जो कि यहां से इस नेगेटिव पार्ट से तो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग से साथ रहेगी, वाटर के साथ में H बॉन्डिंग करेगी। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट वाटर के साथ में कंटेंट किसी तरह से रिएक्ट नहीं हो रहा था, डिसॉल्व नहीं हो रहा था, अब इस मिशेल बनने के कारण, इसे क्या कहा जाता है, इमल्सिफायर कहा जाएगा इसे, मिशेल फॉर्मेशन के कारण अब ये वाटर में सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल तो क्या होगा, जैसे आप इसे धोगे तो वाटर के साथ में ये जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल तो ना कहूं, बट ये जो मिशेल फॉर्मेशन हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का वर्क होता है। यही काम तो होता है मिल्क में भी। क्या होता है मिल्क में, ये काम नहीं होता बट ऐसा ही काफी कुछ है। मिल्क में क्या है, फैट है और वाटर है, तो फैट तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, फैट तो ऑर्गेनिक पार्ट है ना। तो कैसीन प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन क्या होता है, एक साइड से तो जैसे इसने एक साइड से तो ऑर्गेनिक पार्ट को पकड़ा हुआ है, दूसरे साइड से वाटर को पकड़ा हुआ है, ऐसा ही उसके साथ भी होगा। तो कैसीन जो प्रोटीन है वो मिल्क में एक साइड से तो फैट्स को थामे रहेगा, दूसरी साइड से वाटर को, और एक इमल्सन टाइप का, एक कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा, जिसे कहा जाता है मिल्क। अब अगर आप मिल्क को किसी तरीके से बहुत ज़्यादा रोटेट करोगे तो फैट अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बॉन्ड जो होते हैं वो किसी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने कहा सोप का भी वर्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्जेंट की। तो लिखो यहां तक तो सोप ये थोड़ा सा बताया था, अभी डिटर्जेंट लिखता हूं मैं। और क्लींजिंग एजेंट में सेकंड है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी सोप की तरह ही डस्ट पार्टिकल्स को, ग्रीस पार्टिकल्स को सरफेस से हटाने का काम करेगा, साफ करने का काम करेगा। बट ये सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट हैं, सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट हैं। ध्यान से सुनिए कि जो सोप हैं वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट है, किसी ना किसी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते। लेकिन डिटर्जेंट जो होंगे जनरली सॉल्ट है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का कोई सॉल्ट है या सल्फोनिक एसिड का कोई सॉल्ट है, तो वो एसिडिक मीडियम में भी काम कर लेते हैं, बेसिक मीडियम में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा हुआ है द सिंथेटिक प्रोडक्ट विच लाइक सोप रिमूव डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम सरफेस, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। जनरली जो डिटर्जेंट होते हैं उनका यूज जो है वो सल्फेट वाला यूज होता है, हालांकि कैटायनिक सॉफ्ट सोप डिटर्जेंट भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। तो ये लिखा हुआ है डिटर्जेंट आर मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फोनिक एसिड विद लॉन्ग चेन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। यहां भी वो हाइड्रोकार्बन चेन तो होगी ही होगी, फिर ना मिशेल कैसे फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, अब देखो दो तरह के हैं, एक तो एनायनिक डिटर्जेंट और एक कैटायनिक डिटर्जेंट। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है एनायनिक में कोई एनायनिक वाला पार्ट होगा, कैटायन सोडियम के साथ जनरल सल्फ्यूरिक एसिड का ही होता है, और कैटायन वाला में सॉल्ट ऑफ कैटायन अमोनियम सॉल्ट होते हैं। एक एक को देख लेते हैं। ज्यादातर तो एनायनिक सॉल्ट ही यूज करते हैं हम लोग, जो अपने घरों में यूज करते हैं मैक्सिमम वो एनायोनिक सॉल्ट का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखे मैंने, ये है 10 कार्बन 11 एंड 12 कार्बन वाला जो एसिड है, सॉरी 12 कार्बन वाला जो एल्कोहल है इस तरह का, उसे कहा जाता है लॉरिल एल्कोहल, है ना, लॉरिल एल्कोहल। तो ये लॉरिल एल्कोहल की रिएक्शन, यहां पर क्या था, लॉरिल एल्कोहल था, इसकी रिएक्शन की गई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, यहां OH दिख रहा है ना, ये तो है लॉरिल एल्कोहल, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो लॉरिल एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की गई, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकला और लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब उसकी रिएक्शन NaOH से कर दी, तो NaOH की रिएक्शन एसिड से करोगे तो क्या सॉल्ट बनेगा,
तो ये क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉरिल सल्फेट। क्लियर है? ऐसे ही ये बेंजीन की पैरा मतलब सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की पैरा पोजीशन पे 12 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, डोडेकाइल याद है, 12 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप। तो डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। कैटायंस हैं और जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो एनायन के साथ फॉर्म में है, ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो एनायन के साथ है। क्लियर है? तो ये तो है एनायनिक डिटर्जेंट। अब कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट भी होते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट क्या है, सोडियम ये अमोनियम सॉल्ट है। किस किस अमोनियम सॉल्ट है, क्लोराइड की या ब्रोमाइड की या एसिटेट सॉल्ट है, जिसमें अमोनियम नहीं है, क्वाटरनरी फॉर्म में है, क्वाटरनरी अमीन हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन, ऑर्गेनिक कार्बन चेन, एल्काइल कार्बन चेन। अगेन नाइट्रोजन पर 4 एल्काइल ग्रुप्स है, जिनमें से एक एल्काइल ग्रुप बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जो कि हाइड्रोजन चेन वाला है, एल्काइल हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना। जैसे यहां पर 16, 17, 18 वाला होता है स्टेरिक एसिड, याद करो, अभी अभी बताया था सोप में। तो ये स्टेराइल, इसमें एक आर ग्रुप तो है स्टेराइल और 3 मिथाइल हैं, तो ट्राई मिथाइल स्टेराइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक एनायोनिक डिटर्जेंट है। ऐसे ही यह है सिटाइल, कितना, 16 कार्बन वाला, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये भी कैटायोनिक डिटर्जेंट है। ये भी कैटायोनिक डिटर्जेंट है, ये भी एक कैटायोनिक डिटर्जेंट है। कैटायोनिक डिटर्जेंट जर्मिसिडल होते हैं। जर्मिसिडल का मतलब क्या है, जर्म्स को भी किल करते हैं। तो बढ़िया है ना, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसके बाद लिखता हूं वो जो अनायोनिक है, आयोनिक फॉर्म में नहीं है, तो नॉन आयोनिक वाले डिटर्जेंट भी लिखते हैं। लिखिए इसे, तो लिख लीजिए। अब ये लर्न करना यार, इसमें ध्यान रखने का है। डिटर्जेंट 2 टाइप के हैं, अभी बताऊंगा कि है ना, हार्ड वाटर में काम भी कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर में भी काम कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक एसिड के तो एनायोनिक है, और कैटायनिक तो साफ दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनिक वाला पार्ट कैटायन से बॉन्डेड है, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। नॉन आयोनिक भी लेता हूं, लिख लो इसे, तो फिर नॉन आयोनिक के एग्जाम्पल लिखता हूं। ये लो, मिटा देता हूं मैं बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट की। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट एस्टर्स हैं, वैसे नाम से पता पड़ रहा है कि सॉल्यूशन स्टेट में वो कोई आयोनिक फॉर्म में नहीं है। मैक्सिमम एस्टर्स हैं एस्टर्स ऑफ पॉली एल्कोहल्स, एस्टर्स ऑफ ग्लाइऑक्सेल कर सकता हूं, ग्लाइऑक्सेल, ग्लाइकॉल, एस्टर्स ऑफ ग्लाइकॉल, पॉलीग्लाइकॉल बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। इन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वही है स्टेरिक एसिड, कितने कार्बन थे, 17, ये हो गए 18 कार्बन वाला एसिड स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का एल्कोहल है ग्लाइकॉल। देखो यहां मान लीजिए OH था और यहां तो OH है ही, H2O निकला, यहां भी OH हो, ग्लाइकॉल है ना, H2O निकला इस जगह से, फिर ऑक्सीजन, फिर बहुत सारे ग्लाइकोल वाले पॉइंट यहां जुड़ते गए और आगे से आगे चेन बनती गई। तो इसमें ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, और ये पोलर वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। नेम हो गया पॉली इथाइनिल, सॉरी इथाइलिन, हाँ पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ना, CH2OH OH दोनों तरफ हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल स्टेरिक एसिड का है। नेक्स्ट है ये लॉरिक एसिड का पार्ट, लॉरिक अल्कोहल का पार्ट है, और CH2 फिर O, फिर CH2 फिर O, फिर CH2O। यहां मैंने N लिखा है, कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, मतलब 8 10 5 7 10 12 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें भी ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और ये पोलर वाला पार्ट होगा। क्लियर है? इस तरह से और भी हो सकते हैं, इतना ही नहीं है। इस तरह से एनायोनिक जो ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, इनका यूज जनरली लिक्विड डिश वॉशर में किया जाता है। जो विम आता है ना, लिक्विड विम, उसमें ये होता है, लिक्विड विम। समझ गए? अब बात करें हम लोग डिटर्जेंट की और सोप की,
तो सोप तो बहुत बढ़िया है नेचर के लिए, क्योंकि भाई सीवरेज में जाएगा तो वो होता है डिग्रेडेबल, एक लॉन्ग चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है तो फैटी एसिड वाला ही पार्ट तो सोप्स तो होते हैं डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और नेचर में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डिटर्जेंट डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। हाँ, वो डिटर्जेंट तो डिग्रेडेबल होते हैं जिनमें एक केवल लॉन्ग कार्बन चेन है, एक लॉन्ग एल्काइल चेन है, वो स्ट्रेट चेन है, वो तो डिकम्पोजेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन अगर ब्रांचिंग वाले जो डिटर्जेंट हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो एक तो पॉल्यूशन वाला डिफरेंस है कि सोप जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, जबकि डिटर्जेंट वाटर पॉल्यूटेंट का काम कर सकते हैं। उनको डिकम्पोज होने में, डिग्रेड होने में काफ़ी टाइम लगता है। नॉर्मल डिटर्जेंट को भी डिग्रेड होने में टाइम लगता है, पहली बात। दूसरी बात, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होंगे अच्छी खासी मात्रा में, और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स हैं वो सोडियम को साइड में चले जाएंगे, सोडियम को हटाओ और खुद उसकी जगह बैठ जाओ। मतलब सोप के साथ जो सोडियम सॉल्ट है, जिस फैटी एसिड का वो सोडियम सॉल्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम के सोडियम सॉल्ट में, सॉरी कैल्शियम के फैटी एसिड के सॉल्ट में, या मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा। हैवी है, फाइबर्स जो होंगे फाइबर्स में बैठ जाएंगे, फैब्रिक्स में बैठ जाएंगे और साफ नहीं कर पाएंगे। जो वर्क करना था ना ग्रीस के साथ में, वो नहीं कर पाएंगे, मिशेल वगैरह नहीं बना पाएंगे, तो साफ नहीं करेंगे। तो इसलिए खूब सारा साबुन लगाना पड़ेगा, खूब सारा साबुन लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में सारे सॉल्ट जो कैल्शियम के या मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होंगे वो तो उस सोप को बेकार कर देंगे, और जो एक्सेस में जो सोप होगा, जो साबुन आएगा, वो जाके ग्रीस को रिप्लेस करेगा। तो बहुत ज़्यादा साबुन वेस्ट हो जाएगा हार्ड वाटर में। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट तो ऐसा कुछ कंडीशन है ही नहीं डिटर्जेंट के साथ में वो तो कैल्शियम के भी जो होते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, मतलब उनमें जो होता है ये रिप्लेस नहीं हो पाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ में। एक बड़ी दिक्कत सोडियम के साथ, इसके सोप के साथ क्या है कि सोप एसिडिक मीडियम में अच्छा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सोप जो है वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन है इसमें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक हो गया एसिड, और सोडियम जो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये एसिडिक मीडियम में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जैसे ज़्यादातर डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है या सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, तो वो एसिडिक मीडियम में भी उनका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बेसिक में भी नहीं होगा, दोनों मीडियम में काम कर लेंगे। तो ये था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जितना मुझसे हो पाया वो मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ा दिया है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐसा चैप्टर है, वैसे पढ़ने में तो मजे आ गए, पर आपको पढ़ने में मजे कैसे आए वो मुझे नहीं पता, आप लोगों को कैसा लगा। तो कोशिश आप लोगों को करनी है, एक बार इसे पढ़ना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि नई चीज़ पढ़ने में तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, हालांकि मेरे लिए नया नहीं है, पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पढ़ने के बाद आपको पढ़ाने की कोशिश की है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वरना स्टूडेंट्स को आमने सामने बिठाकर, क्योंकि ये चैप्टर जब तक आता है तो जनरली क्लास में 2-3 स्टूडेंट बचते थे, तो उनको आमने सामने बिठाकर और बच्चों को बोल दिया कि ये चीज़ लर्न करना, ये चीज़ लर्न करना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हालांकि मैंने यहाँ भी ज़्यादातर यही करने की कोशिश की है, समरी बताइए आप लोगों को कि हाँ किसका मतलब क्या है, डिसइंफेक्टिव क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये चीज़ बताई है। पर कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद तो रिवीजन करो, एक बार जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था इस पूरे चैप्टर का, वो क्लासिफिकेशन वापस देखो और एक एक पॉइंट को देखो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पहले तो उनका मतलब समझो आप, और फिर इसके एग्जाम्पल्स लर्न करो। ये मैं कह रहा हूँ 90% काम हो गया आप लोगों को। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। बहुत से एग्जाम्पल लर्न होंगे, कुछ एग्जाम्पल लर्न नहीं होंगे, फिर भी क्वेश्चन जो होंगे वो मैक्सिमम ये मान लीजिए हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, ओके।